So, hello everyone. Welcome to the new session of Morphology in Flowering Plants and Anatomy in Flowering Plants. So, आज हम इन दोनों चैप्टर्स के कुछ PYQs के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है? ओके सो सबसे पहले हम ना थोड़ा इन दोनों चैप्टर्स के ना समरी जो है वो थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं. इससे आपको भी इजी रहेगा अपने PYQ सेशंस को अटेंड करने के लिए. ठीक है ना. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस सेशन विद द समरी ऑफ बोथ द चैप्टर्स. ठीक है. वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू गेट द आंसर्स, राइट? So, starting with the morphology in the flowering plants, and in this part, we will start with the flower. So, flower is a modified shoot meant for the sexual reproduction. So, both the male and female reproductive part, okay, that are present in the flower only, and it is a modified shoot. Flower is a modified shoot, and that is responsible for the sexual reproduction because it is having the male as well as the female reproductive organ. If we talk about the male reproductive organ, then it is stamen, and if we talk about the female reproductive organ, then it will be pistil. Okay. The flowers are arranged in the different types of inflorescence. ओके सो फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट. तो फ्लावर क्या है? एक तरह का मॉडिफाइड शूट है. शूट जो है वो जब मॉडिफाई हो जाता है ना थोड़ा, तो वो फ्लावर में बदल जाता है. तो ये एक पर्टिकुलर टाइम होता है. ये हार्मोन्स के द्वारा बेस्ड होता है, जीन्स के द्वारा भी जो है वो कंट्रोल रहता है. ठीक है. सो जब ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं जब एक साथ वर्क कर रहे होते हैं तो शूट में मॉडिफिकेशन होता है और फ्लावर का फॉर्मेशन होता है. इसके साथ साथ फ्लावर जो है एक लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फुलफिल कराता है. फ्लावर में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराता है वो जो है वो फ्लावर इसलिए करा पाता है क्योंकि उसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव की बात करें तो उसमें हमारा जो है वो स्टेमेन है जिसके दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर. और उसी तरीके से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो उसमें जो होता है हमारा पिस्टल होता है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं ना. ऊपर वाला स्टाइल, देन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज स्टिग्मा. ऊपर का ये स्टिग्मा और ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, और फिर नीचे जो राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ओवरी कहते हैं. ये 3 पार्ट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिवाइडेड होते हैं. नाउ द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. फ्लावर में हमें अलग अलग तरीके के इन्फ्लोरेसेंस भी देखने को मिलते हैं. जो हमारे इन्फ्लोरेसेंस होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ फ्लावर्स. ओके, व्हेन अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स एग्रीगेटेड टुगेदर, ओके, देन इट इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस. एंड इन्फ्लोरेसेंस आर 2 different types. In your syllabus it is mentioned 2 different types, that is racemose and cymose. 2 तरह के जो होते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, रेसिमोज और साइमोज. साइमोज के केस में क्या होता है? जो मेन एक्सेस होता है वो कंटिन्यू होता रहता है, यानी कि यहां से ऐसे फ्लावर निकलते रहते हैं, राइट? और जो मेन एक्सेस होता है वो इस तरीके से कंटिन्यू होता रहता है. ये ग्रोथ इसकी कंटिन्यू रहती है. ऐसा हमें साइमोज के केस में देखने को मिलता है. अब इसी के अपोजिट बिल्कुल रेसिमोज में हमें क्या देखने को मिलता है? रेसिमोज में जो फ्लावर होता है ना वो इस तरीके से होता है. जो टर्मिनल फ्लावर होता है वो आगे ग्रोथ नहीं करने देता, लेकिन वो साइड में इस तरीके से उसकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है ना. मेन एक्सेस जो होता है वो टर्मिनेट कर जाता है किसमें? फ्लावर में. यहां मेन एक्सेस जो है वो फ्लावर में टर्मिनेट कर जाता है, जबकि यहां पर साइमोस के केस में मेन एक्सेस कंटिन्यूअस जो होता है वो ग्रो कर रहा होता है. ठीक है. सो ये जो है आप यहां पर इसमें दोनों में डिफरेंस ऐसे देख सकते हैं, रेसिमोज और साइमोज. अगर हम रेसिमोज के एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे मस्टर्ड यानी सरसों, स्नैपड्रैगन, ये भी एक पौधा है स्नैपड्रैगन, और लार्कस्पर. ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके रेसिमोज के, राइट? और इसके बाद जो है हमें साइमोज में जो एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं वो क्या है?
सोलेनम निग्रम। ये एक पौधा है सोलेनेसी फैमिली का, सोलेनम निग्रम, ठीक है, साइंटिफिक नेम है। इसी में आपका पोटैटो भी आता है, टोमेटो भी आता है, चिली भी आता है, इसी फैमिली का पौधा है ना। सोलेनम सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। इसके साथ जो है वो रैननकुलस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्लावर है, रैननकुलेसी फैमिली का। एंड इसके बाद है कैलाट्रोपिस, कैलाट्रोपिस जिसको हम मदार कहते हैं हिंदी में, मदार। और ये हमारे शिव भगवान को इसका जो है वो माला जो इसके फ्लावर की होती है वो चढ़ाई जाती है। तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हो, कैलाट्रोपिस, और ये एसएलपीडिएसी फैमिली का पौधा है। बहरहाल आपको सिर्फ यहां पे याद रखना है कि रेसिमोज और साइमोज इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। सो मैं एक बार दोबारा से इसको बता देता हूं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फ्लोरेसेंस, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। ओके, फ्लावर्स आर एग्रीगेटेड इन अ ग्रुप एंड दैट इज कॉल्ड एज inflorescence, है ना। फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, एंड इन योर सिलेबस टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हैज बीन मेंशन्ड, दैट इज रेसिमोज एंड साइमोज। सो रेसिमोज, if you talk about, then the flower terminates, okay, the flower get terminated at the axis and the new branches emerges out from the sideways and it again get terminated in the flower. So new again branches give rise here like this, okay, and the examples are mustard, snapdragon and larkspur. If you talk about the cymos, then the axis continues to grow. Here you can see the axis is continues to grow, right? And the examples are Solanum nigrum, Ranunculus and Calotropis. So these are some of the examples of both the inflorescence. They exhibit enormous variation in structure, symmetry, position of ovary in relation to the other parts, arrangement of the petals, sepals and ovules. तो इन दोनों तरह के इन्फ्लोरेसेंस में ना आपको बहुत वेरिएशन मिलेगा। इनके स्ट्रक्चर में वेरिएशन मिलेगा, इनकी सिमेट्री में वेरिएशन मिलेगा। सिमेट्री याद है, फ्लावर की सिमेट्री दो तरह की हो सकती है। मैं सिंबल बना रहा हूं, कोई बताएगा क्या है ये सिंबल्स? एनीवन इन द चैट बॉक्स? सिमेट्री, ओके। सो ये जो फ्लावर की सिमेट्री होती है ना, ये दो तरीके की हो सकती है। रेडियली आप फ्लावर को टू पार्ट्स में कहीं से भी उसके रेडियस से थ्रू डिवाइड कर सकते हैं, देन ऐसा फ्लावर कहलाता है एक्टिनोमॉर्फिक। यानी कि प्लेन ऑफ एक्सिस जो होते हैं इसमें कई होते हैं, रेडियस से अगर आप इसको कट करिए, फ्लावर है सपोज, अगर ऐसा कोई फ्लावर है और आप उसको रेडियली कहीं से भी कट करिए तो उसको टू इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर देता है, तो ऐसा फ्लावर जो होता है वो एक्टिनोमॉर्फिक कहलाता है। अब उसी तरीके से जो फ्लावर होते हैं वो आप, कई फ्लावर ऐसे होते हैं जैसे कि मटर का पौधा, उसको आप सिर्फ एक ही एक्सिस से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये आपका फ्लावर हो जाता है जाइगोमॉर्फिक। ओके, सो पोजीशन ऑफ ओवरी पे भी डिपेंडेंस होता है कि कई बार ओवरी जो होती है सुपीरियर होती है, कई बार इंफीरियर होती है, ठीक है। और जो है अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स, सैपल्स जो है वो फ्लावर में अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ओव्यूल्स भी जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये बहुत सारे डिफरेंस हमें फ्लावर्स के केस में देखने को मिलते हैं और ये डिपेंड करता है वो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, राइट? ठीक है। So they exhibit an enormous variation in structure. So you can see the different types of structure in different flowers. They are different on the basis of their symmetry. Some of the flowers can be divided into number of, like in the symmetrical position, you can divide in the radially, okay, and it can give in two equal parts. So that is the actinomorphic symmetry, and sometimes the flower can be divided into just two equal halves with only one symmetry. When you are having only one symmetry, okay, then it is called bilateral symmetry, and it is that type of arrangement that is called as zygomorphic. Okay, and there are the different arrangement of petals, sepals and ovules also, depending upon the what type of family the flower is of. Okay,
So after the fertilization, the ovary is modified into fruits and ovules into seeds. So this is the big modification that you see after the fertilization. So we are having two things, right? In the female gametophyte, right? Suppose this is the ovary and here the ovule is there, right? This is the position of the ovule and it is attached to the thalamus by placenta. This is the placenta. This is the stalk-like structure which is called as hilum. Okay, and here is the embryo sac. Now suppose the fertilization has been taken place, then what will happen? We are having two things. This ovary, two things give you a lot of change. The first thing is ovary and the second thing is ovule. Okay, ovule, second thing. So what will change? The ovary will change into fruit after fertilization, not before fertilization. Only after fertilization the ovary changes into fruit, and at this time all the parts of the flower wither away. The androecium will fall out, the petals, sepals, that all will fall down. Okay, and only this ovary is persisted and that changes into fruit. Now what about this ovule? This ovule is now changes to seed. This is the modification, the fruit and seed formation, and that's why you can see the seeds are always present inside the fruit, because this is the ovule that changes to seed. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? ओवरी जो होती है वो मॉडिफाई कर जाती है फ्रूट में. आप यहां पर देख सकते हैं ओवरी जो है वो मॉडिफाई कर रही है किसमें? फ्रूट में. जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना वो धीरे धीरे झड़ जाते हैं. आपको कोई भी एंड्रोशियम नहीं मिलेगा. जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, वो धीरे धीरे ड्राई होके झड़ जाते हैं. और जिसका स्टाइल एंड जो स्टिग्मा वाला पार्ट भी है ना वो भी धीरे धीरे ड्राई हो जाता है. लेकिन जो इसका ओव्यूल वाला रीजन है वो परसिस्ट करता है और उसके बाद वो धीरे धीरे चेंज हो जाता है फ्रूट में, क्योंकि अब यहां पर जो ये ओव्यूल है ना ये फूड स्टोरिंग ऑर्गन का काम करना शुरू हो जाता है. फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट जो भी फूड बनाता है ना वो ओवरी को देता है कि फूड जाकर उसमें स्टोर हो जाए. तो सारा फूड जो है इसमें स्टोर हो जाता है और यही ओवरी यानी कि जो फ्रूट है वो हम अपने फूड में कंज्यूम करते हैं. और जो भी फ्रूट आप देखते हैं उसके अंदर जो सीड प्रेजेंट होते हैं वो ओव्यूल का ही रूपांतरण है, यानी कि ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद बदल जाता है किसमें? सीड में. तो हम यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन तो यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जब हम डिस्कस करेंगे तो हम वहां पर जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. अभी आपको ध्यान रखना है कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में बदलती है और ओव्यूल सीड्स में. इसके बाद सीड्स में भी मोनोकोटिलेडनस एंड डाइकोटिलेडनस. सो डिपेंडिंग अपॉन द कोटिलेडन, नंबर ऑफ कोटिलेडन, द फ्लावरिंग the flowering plant can be monocot or dicot. If it is having the two cotyledon, the seed is having the two cotyledon, then it will be a dicot, and if it is one cotyledon, then it will be a monocot. They vary in shape, size, and period of variability. Both the type of seeds and the fruit formation, okay, their shape is different, their size is different, and also the viability of the seeds, okay, that also varies. Okay, so I'm coming here for the morphology of the flowering plant with some of the questions. तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो है PYQ के हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर. सो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, एक्साइल प्लेसेंटेशन हमें किस किस में देखने को मिलता है? तो यहां पर कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं. जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है मस्टर्ड, कुकम्बर, प्रिमरोज, चाइना रोज, बीन्स एंड लुपिन, टोमेटो, डायंथस, पी, चाइना रोज, पेट्यूनिया एंड लेमन. Okay, so I'm giving you some time. You should come with the answer in the chat box. Okay.
सो एक्साइल प्लेसेंटाइशन हमें किस में देखने को मिलता है? यहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं। ऑप्शन ए है, इसमें हमारे 3 प्लांट्स हैं, मस्टर्ड है, कुकम्बर है और प्रिमरोज है। हमारा ऑप्शन बी है जिसमें कि चाइना रोज, बीन्स और लुपिन का पौधा है। और ऑप्शन सी में जो है वो टोमेटो है, डायंथस एंड पी है। और डी के केस में हमें देखने को मिलता है चाइना रोज, पेट्यूनिया एंड लेमन। सो आप बताना है आपको। सो आइए, और यहां पर जो है क्वेश्चंस के जो है वो आंसर आप चैट बॉक्स में यहां पर डाल सकते हैं, फिर हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। आई एम गिविंग यू सम टाइम। कोई नहीं बताएगा? चलिए मैं ही देखता हूं यहां पर। सो यहां पर देखिए, मस्टर्ड के केस में जो है आपका जो प्लेसेंटेशन जो होता है वो एक्साइल नहीं होता है ना। मस्टर्ड का जो पौधा होता है, अगर आप उसमें देखेंगे तो जो सीड्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, वो इस तरीके से सीड्स अरेंज होते हैं। इसमें आपके 2 जो है वो सीड्स ऐसे हमें देखने को मिलते हैं। किसी ने कहा है ए, किसी ने कहा है डी। ओके, रुपिंदर ने कहा है डी, अश्मिता ने कहा है डी, प्रभुजीत सिंह ने कहा है ए और सतीश बंसल ने कहा है ए। ओके ठीक है, देख लेते हैं इसमें कि कौन कौन से हैं। पी के केस में तो बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि पी के केस में आपको मार्जिनल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है ना। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, इसकी पी की जो फलियां होती हैं वो इसमें आप देख सकते हैं मार्जिन के इस तरीके से अटैच्ड होते हैं, राइट। एक्साइल प्रेजेंटेशन एक्चुअली होता कैसे है? एक एक्सिल होती है ना, इस तरीके से सेंटर में, और उस पे से जो है वो यहां पर आपके ऐसे सीड्स लगे होते हैं। तो ऐसा हमें किस में देखने को मिलता है? ऐसा हमें जो है वो एक तो चाइना रोज के केस में देखने को मिलता है। चाइना रोज के अगर आप जो है वो ओवरी को कट करोगे ना, तो आपको इसी तरह का जो है वो सेक्शन ऐसे देखने को मिलेगा। लेमन तो कट किया होगा, लेमन में हमें कैसा देखने को मिलता है? ऐसा ही तो रहता है ना। सीड्स यहां पर ऐसे लगे रहते हैं, इसका फ्रूट हेस्पेरिडियम, सीड्स ऐसे लगे रहते हैं लेमन के केस में कट करने पर। और पेट्यूनिया में भी हमें ऐसा देखने को मिलता है। टोमेटो के केस में, टोमेटो भी आप कट करिए तो आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। व्हेन यू कट द टोमेटो क्रॉस सेक्शन, व्हेन यू कट द चाइना रोज ovary, when you cut the petunia ovary, you can see such type of arrangement. So that is the axile placentation. Okay, that is the axile placentation. So here the China rose D is the correct answer. Beans is not having, that's a marginal placentation. P is also having the marginal placentation. Mustard is not. See, you may not know all the types of placentation at that particular time, but at a time you can know that mustard is having such type of placentation, so this cannot be. Okay, now here is the China rose is the correct, okay, but the beans is not correct, so ये नहीं हो सकता। उसी तरीके से देखिए टोमेटो में एक्साइल प्लेसेंटेशन है ना, यहाँ पे डायंथस में भी नहीं है और पी में भी नहीं है, जबकि चाइना रोज, पेट्यूनिया और लेमन में आपको देखने को मिलता है। सो आपको कुछ जो है वो यहाँ पर प्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि किसमें कौन से एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पर उसके अलावा भी आपको कुछ जो आपके फैमिलीज हैं, है ना, जो भी फैमिलीज आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, उसकी जो इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं उनमें देखिए कि किस तरीके के जो है प्रेजेंटेशन है, उनको आप कहीं नोट करके थोड़ा मेमोराइज कर सकते हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि वही प्लांट्स दे आपको प्रेजेंटेशन के लिए, जो आपके एनसीईआरटी में कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स भी आ सकते हैं। चलिए देखें यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सही है हमारा, चाइना रोज, पेट्यूनिया और लेमन। उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पर, चाइना रोज, टोमेटो, पेट्यूनिया एंड लेमन शो द एक्साइल प्लेसेंटेशन, जबकि डायंथस प्रिमरोज जो है वो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है, इसमें फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है। पी और लुपिन और बीन्स के केस में मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, जबकि कुकम्बर और मस्टर्ड के केस में पैराइटल प्लेसेंटेशन है।
है ना। सो ये आपके कुछ प्रेजेंटेशन है, फ्री सेंट्रल, मार्जिनल, पेराइटल, एक्साइल प्रेजेंटेशन, इन सब के एग्जांपल्स आप कहीं नोट करके रख सकते हैं और उसको थोड़ा मेमोराइज कर सकते हैं। और जितने भी PYQs आप जितना सॉल्व करोगे ना, उतना ही आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे और उतना ही आपकी जो प्रैक्टिस होगी पहचानने की वो बेटर होती जाएगी। सो PYQ सॉल्व को करना बहुत जरूरी है। चलिए हम देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फैमिली फेबेसी डिफर फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी विथ रेस्पेक्ट टू स्टेमेन, पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक specific to the family Fabaceae but not found in the Solanaceae or Liliaceae, है ना। तो ऑप्शन 1 A is dianthus and dithecus anther. Option B is polyadelphous and epipetalous stamen. C is monoadelphous and monothecus anther. And D is epiphyllous and dithecus anthers. So I'm repeating this question. फैमिली फेबेसी जो है ना डिफर करती है सोलेनेसी और लिलिएसी से। ये ना जो है वो सोलेनेसी और लिलिएसी से फेबेसी डिफरेंट है। ठीक है, किस रेस्पेक्ट में डिफरेंट है भाई? स्टेमेन के, स्टेमेन दोनों में अलग अलग तरीके का होता है, लेकिन किस कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम कह सकते हैं कि हाँ दोनों में स्टेमेन अलग है? ये तो बता दिया कि अलग है, लेकिन कैसे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है। सो आप देख सकते हैं यहां पर पहला जो ऑप्शन है वो डाइएडल्फस डाइथिकस एंथर्स बता रहा है। बी जो है पॉलीएडल्फस और एपिपेटलस टाइप ऑफ स्टेमेन बता रहा है ना। यहां पर सी जो है मोनोएडल्फस और जो है मोनोथिकस एंथर बता रहा है, जबकि डी है एपीफाइलस और डाइथिकस एंथर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए कौन बताएगा इसका आंसर? आप इसको चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो यहां पर जो है ना आपको बताना है ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। आप कोई भी एग्जाम्पल ध्यान में रखिए कि फेबेसी का कोई पौधा उठाइए और देखिए कि उसमें कैसा हमें देखने को मिलता है। कोई फेबेसी का पौधा मैं बता देता हूं, पी जो है मटर का पौधा जो है वो डिफरेंट होता है। मटर का पौधा जो है वो आपका फेबेसी है, वो डिफरेंट है सोलेनेसी और लिलिएसी से स्टेमेन के बीच में। इनके स्टेमेन, सोलेनेसी के स्टेमेन और लिलिएसी के स्टेमेन से थोड़ा अलग होता है। किस बेसिस पे अलग होता है? ओके, मुझे कुछ आंसर्स यहां पर आ रहे हैं। अश्मिता ने बताया है ए, रुपिंदर कौर ने भी ए बताया है एंड प्रभोजीत सिंह ने भी ए बताया है। ठीक है, कोई और भी बताएगा? आप लोग में से आंसर कम लोग दे रहे हैं। अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन, तभी आपकी प्रैक्टिस यहां पर हो पाएगी, है ना। ये PYQ क्वेश्चन जो हैं वो लास्ट मोमेंट पे बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको यहां पर एक्सप्लेन। सीमा धीमन ने यहां पर बताया है कि डी ऑप्शन होता है, एपीफाइलस एंड डाइथिकस एंथर्स। ओके, चलिए मैं एक प्लांट लेता हूं यहां पर पी का पौधा। पी के पौधे में जो है अगर आप इसके स्टेमेन को देखोगे तो इसके जो नंबर होते हैं ना वो 10 होते हैं। 10 नंबर ऑफ स्टेमेन जो है वो आपके पी के प्लांट में होते हैं और ये जो है ना 2 ग्रुप में प्रेजेंट होता है। सतीश बंसल ने भी बताया है ए। ठीक है, अब हम यहां पर देखते हैं कि 10 का अरेंजमेंट कैसा होता है। तो 9 स्टेमेन जो होते हैं ना वो एक साथ हो जाते हैं इस तरीके से, 4 5 6 7 8, इस तरीके से जो 8 9 एंड 10 एंथर जो होता है वो अलग हो जाते हैं। लेकिन एक एंथर जो होता है वो थोड़ा ज्यादा अलग रहता है। आप देख सकते हैं ये जो है वो सारे एक ग्रुप में है। ये 9+1 अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है, 2 तरीके के स्टेमेन। सो ये वाली जो कंडीशन होती है ना, ये कंडीशन कहलाती है डाइएडेल्फस। डाइएडेल्फस 9+1 अरेंजमेंट। और जो इसका स्टेमेन जो होता है ना वो डाइथिकस होता है। इस तरीके से जो है वो 2 थीका इसमें देखने को मिलते हैं एंथर में, और टोटल यहां पर 4 है।
है ना, थीका आपको पता होगा, स्पोरेंजियम। सो डाई एडल्फस एंड डाइथीकस एंथर्स, ये है पी का स्पेशलिटी, जो कि आपके लिलिएसी में नहीं देखने को मिलता और सोलेनेसी के केस में भी देखने को नहीं मिलता, राइट। सो ये इसका करेक्ट आंसर है। सो बहुत लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है, राइट, वेरी गुड। सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पी प्लांट की स्पेशलिटी भी है, पी का यानी कि फेबेसी प्लांट की स्पेशलिटी है। सो डाई एडल्फस एंड डाइथिकस एंथर इज द करेक्ट आंसर। अब इसके एक्सप्लेनेशन को भी यहां पर हम देख लेते हैं। फेबेसी, डाई एडल्फस एंड डाइथिकस एंथर, इसकी जो है वो खास कैरेक्टरिस्टिक है। सोलेनेसी का जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉलीएंड्रस, एपीपेटलस, यानी कि पेटल्स से जो है, पेटल्स होगा उससे अटैच्ड होगा एंथर, एपीपेटलस। एंड डाइथिकस एंथर, इसका भी जो एंथर होता है ना वो डाइथिकस होता है, दो थीका एक एंथर में पाए जाते हैं। तो अगर दो एंथर होंगे तो उसमें भी दो इस तरीके से जो है वो थीका प्रेजेंट होगा, यानी कि एक एंथर में दो थीका। लिलिएसी, पॉलीएंड्रस, एपीफाइलस, ओके, एंड डाइथिकस एंथर, इसमें एपीफाइलस कंडीशन होती है, इसमें एपीपेटलस कंडीशन होती है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों में पॉलीएंड्रस है। तो डाई एडल्फस एंड पॉलीएंड्रस, ये सोलेनेसी और लिलिएसी की जो है स्पेशलिटी है, राइट, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। इसके साथ अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Given below are the two statements. One is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. आजकल आपने देखा होगा कि जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ जो है assertion reason वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत ध्यान से उनको करना है आपको। तो चलिए पहले assertion को हम पढ़ते हैं। A flower is defined as a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem. ठीक है, फ्लावर जो है हम इसको डिफाइन करते हैं, एक शूट का मॉडिफिकेशन है। शूट जब मॉडिफाई होता है तो फ्लावर बनता है, और इसमें जो है ना एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, किसमें, फ्लोरल मेरिस्टम में। एपिकल मेरिस्टम ही जो है वो फ्लोरल मेरिस्टम में बदल जाता है। ये पहला स्टेटमेंट है एज अ असर्शन। अब इसका रीजन क्या कह रहा है, इंटरनोड ऑफ द शूट गेट कंडेंस्ड to produce a different floral appendages laterally to successive node instead of leaves. So internode of the shoot है ना, इंटरनोड जो शूट का होता है वो कंडेंस हो जाता है और प्रोड्यूस करता है डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट द सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव। तो आप देख सकते हैं कि नोड्स निकलते हैं, है ना, लीव्स पे। तो यहां पर जो है वो नोड्स नहीं निकल रहा, यहां पर जो है वो फ्लोरल अपेंडेजेस निकल जाते हैं, ठीक है। सो इसके 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे इस तरीके से। Both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. Both A and R true, but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. A is false but R is true. ठीक है, सो कौन बताएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है? एनीवन इन द चैट बॉक्स। देखिए यहां पर क्या है कि फ्लावर को हम डिफाइन करते हैं मॉडिफाइड शूट के फॉर्म में, है ना, ये हमारा मॉडिफाइड शूट है जिसमें एपिकल मेरिस्टम चेंज हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टम में। अब यहां पर इंटरनोड जो है वहां पर जो है वो शूट गेट कंडेंस्ड, है ना, शूट जो होती है वो कंडेंस हो जाती है और प्रोड्यूस करती है डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस में लेटरली एट द सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो नोड्स की जगह जो है ना वहां पर लीव्स निकल रहे हैं, राइट। सो यहां पर जो है ओके ऑप्शंस आए हैं यहां पर। रुपिंदर ने कहा है BC ओके, करेक्ट आंसर जो है वो उसका है बोथ A and R आर द ट्रू एंड R is the correct explanation of A, जो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। और हम यहां पर देखते हैं फ्लावर जो है इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, फ्लावर जो है वो एक मॉडिफाइड शूट है ना, शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम, जो कि शूट का जो एपिकल मेरिस्टम होता है वही बदल जाता है फ्लोरल मेरिस्टम में, ठीक है। ये हमारा असर्शन है। इंटरनोड नॉट इलोंगेटेड एंड गेट कंडेंस्ड, यहां पर जो
जो शूट का एपिकल रीजन होता है वहां पर जो इंटरनोड वाला रीजन होगा ना वो बढ़ेगा नहीं, वो कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, कंडेंस हो गया। लेकिन कंडेंस होने के बाद जो नोडल रीजन है वहां पर जो लीव्स निकलनी चाहिए थी पर वहां पर लीव्स नहीं निकल रही है, वहां पर फ्लोरल अपेंडेजेस निकल रहे हैं। और यही जो होते हैं वो आपके फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं, पेटल्स, सेपल्स, एंड्रूशियम, गाइनोशियम, वो बन जाते हैं। सो ये जो है ना शूट एपिक का जो है वो मॉडिफिकेशन ही है जो कि फ्लोरल मेरिस्टम में बदल जाता है। ठीक है, सो इसलिए ये करेक्ट है। बोथ ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, which one of the following plants show waxillary estivation and diadelphous stamen? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग इसको अटेम्प्ट करिए, है ना, सारे लोग इसको अटेम्प्ट करिए। और इसके ऑप्शंस हैं पाइसम सेटाइवम, एलियम सेपा, सोलेनम नीग्रम, Colchicum autumnale. Okay, so which of the following plants show the waxillary estivation and diadelphous stamen? One of the characteristic I've already discussed with you all, diadelphous stamen. Now the another characteristic is here, it is mentioned waxillary estivation. It is a type of estivation which is found in one particular family. Okay, so the plants are given here: Pisum sativum, Allium cepa, Solanum nigrum, and Colchicum autumnale. So please come up with the answer. This is very important question and it's easy also. Okay, Ashmita has said A. Option A is correct. Okay, Pisum sativum according to her. Anyone else? Prabhojit Singh, A. So if you remember the diagram of this estivation, waxillary estivation, then you can easily able to give the answer. Or if you remember this diadelphous stamen condition, again one more guy is said A. Okay, I am starting this explaining here. ठीक है, रुपिंदर कौर ने बोला है डी, कॉल्चिकम ऑटमनेल। ओके, चलिए अब हम यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो सबसे पहले मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा वैक्सिलरी एस्टिवेशन को। अगर हम इसके एस्टिवेशन को देखें तो हमें यहां पर जो है इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो देखने को मिलता है। इसके पेटल्स में इस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। लाइक दिस, राइट। और नीचे की तरफ हमारी नीचे की तरफ जो है वो हमें ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, सो अब आप यहां पे देखिए, ये वाले जो है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। ये दोनों जो है इनको हम बोलते हैं विंग्स। और यहां जो नीचे के जो हैं पेटल्स, इनके जो एस्टिवेशन को हम बोलते हैं यहां पर कील। ये पूरा जो है वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन शो कर रहा है, राइट। और अब हम इसका दूसरा फीचर देखते हैं, डाइएडेल्फस। डाइएडेल्फस में मैंने बताया था कि ये स्टेमेन का अरेंजमेंट होता है, 9 स्टेमेन एक ग्रुप में हो जाते हैं इस तरीके से, राइट। और एक स्टेमेन थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ा लंबा हो जाता है, इस तरीके से ये अरेंजमेंट होता है। ये है डाइएडेल्फस स्टेमेन, राइट। और ये जो है किसका फीचर है, पाइसम सटाइवम। पी प्लांट मैंने वहां पर बताया था, अगर आपको पी का साइंटिफिक नेम पता होगा तो आप फटाफट बता देंगे कि यस, पाइसम सटाइवम जो है वो करेक्ट है। अश्मिता, पी एंड बीन शो वैक्सिलरी एस्टिवेशन, वेरी गुड। यस, पी और बीन्स के एग्जाम्पल्स हैं इसके वैक्सिलरी एस्टिवेशन के, राइट। तो ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन आप देख लीजिए किस तरीके का होता है, ध्यान रखिएगा इसका, है ना। कई बार डायग्राम में भी बनाकर दे सकते हैं, मैच द फॉलोइंग फॉर्म में आ सकता है, राइट। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पाइसम सटाइवम इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन, पाइसम सटाइवम विच इज कॉमनली नोन एज अ पी प्लांट, द एस्टिवेशन ऑफ द पेटल इज
वैक्सिलरी फॉर्मिंग ट्विस्टेड बड। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाता है इसका जो बड होता है इसके एस्टिवेशन की वजह से, और ये एस्टिवेशन क्या कहलाता है? वैक्सिलरी एस्टिवेशन। The flower of Pisum sativum also have diadelphous stamen। दो ग्रुप होते हैं। 9 stamen are fused together to form a tube known as the androecium and 1 stamen is separate। जबकि एक अलग रहता है, जबकि 9 जो है वो एक ग्रुप में पाए जाते हैं। तो ये दो ग्रुप है ना, उसकी वजह से इसका नाम पड़ गया diadelphous, राइट? Okay, thus arrangement of petals and stamen is the characteristic of the pea family। So हर फैमिली के ना आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फीचर्स होंगे। जैसे मोनोएडल्फस फीचर किस फैमिली का है, कोई बताएगा? मोनोएडल्फस, एक्साइल प्रेजेंटेशन एंड मोनोएडल्फस, ये है आपका कौन सा फैमिली? चाइना रोज की फैमिली है वो। कोई बताएगा? एनीवन? चाइना रोज फैमिली, सोचिएगा, इसको फाइंड करिएगा, ठीक है? चलिए, पाइसम सटाइवन जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर है। मैं बता देता हूं, इट इज मालवेसी फैमिली। सो इसी तरीके से आपको हर फैमिली के ना कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होंगे, वो उसकी फैमिली को डिफाइन करते हैं, है ना? जैसे यहां पर डाइएडल्फस फीचर है और जो है वो वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, ये आपको सिर्फ इसी फैमिली में देखने को मिलता है, ये दोनों फीचर। तो इसलिए ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसी तरीके से बहुत सारी फैमिलीज हैं, जैसे मैंने मालवेसी के केस में बताया, मोनोएडल्फस है और एक्साइल प्रेजेंटेशन, ये उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आपको फाइंड करना है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर और उसको नोट डाउन करना है। इसके ऊपर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, मैच द फॉलोइंग फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर वैक्सिलरी और डाइएडल्फस स्टेमन का भी देखिए एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया हुआ है। इट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल सेपल्स और पेटल्स इन अ बड वेयर द लार्जेस्ट सेपल और अ पेटल ओवरलैप्स टू अदर सेपल्स और पेटल्स टू वन साइड। तो मैंने यहां पर बताया था ना, ये स्टैंडर्ड वाला होता है और यहां पर अंदर जो होते हैं वो विंग्स वाले होते हैं, ठीक है? While the smallest sepals or the petals overlapped to the other sepals, petals opposite side forming a twisted bud like this. It is forming a twisted bud. Diadelphous stamen हमने already डिस्कस कर लिया है। चलिए नया क्वेश्चन है हमारे पास। The flower are zygomorphic in, इनमें से किस में ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर आपको देखने को मिलता है? फर्स्ट मस्टर्ड, सेकेंड गुलमोहर, थर्ड कैशिया, फोर्थ धतूरा, 5 चिली। तो ये 5 फ्लावर्स हैं, राइट? और इसके ऑप्शंस जो हैं आपको यहां पर इस तरीके से हैं। तो आपको पहले यहां पर देख लीजिए कि कौन कौन से फ्लावर हैं। मस्टर्ड है, गुलमोहर है, कैशिया है, धतूरा है ना, चिली है। सो मैं पहले ही बता दूं, एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियली किसी फ्लावर को आप कहीं से भी कट करिए, उसके 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि कई जो है प्लेन ऑफ एक्सिस से आपको उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन ज़ाइगोमॉर्फिक में परसेंटेज से हम डिनोट करते हैं इसको आप किसी भी एक ही एक्सिस से काटकर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ओनली 1 एक्सिस, ठीक है? सो ये एक्टिनोमॉर्फिक, ये ज़ाइगोमॉर्फिक। ये सिमेट्री आपने पहले भी पढ़ी है एनिमल किंगडम में, पढ़ी है ना, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है? मस्टर्ड एंड धतूरा किसी ने बोला है। चलिए और कोई बताएगा? 2 and 3 गुलमोहर एंड कैशिया। ओके, कैशिया का फ्लावर किसी ने देखा है? बड़ा अजीब सा होता है, ऐसे उसके पेटल्स होते हैं, उसके ऐसे जो है येलो कलर का होता है, पूरा फ्लावर ही जैसे लगता है कि, और ये गुच्छे में होता है, जैसे ग्रेप्स होते हैं ना उस तरीके से होते हैं। सो ये कैशिया फिस्टुला, ये है गुलमोहर एंड कैशिया। सतीश बंसल ने भी बोला है, ठीक है? सो ये देखिए किस किस फैमिली को बिलोंग करता है। मस्टर्ड जो है वो आपकी ब्रेसिकेसी फैमिली है, तो इसमें एक्टिनोमॉर्फिक जो है वो है हमें देखने को मिलता है।
है ना। और चिली और धतूरा जो है ये आपके सोलेनेसिए, इसमें भी हमें एक्टिनोमॉर्फिक देखने को मिलता है। जबकि कैशिया और गुलमोहर में जो है ना एक ही सिमेट्री बन सकती है, यानी कि एक ही प्लेन ऑफ एक्सिस से आप इसको कट करके दो इक्वल पार्ट्स में बना सकते हैं, तो ये दोनों जाइगोमॉर्फिक है। सो बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। सीमा ने दिया है करेक्ट आंसर, रुपिंदर ने दिया है, प्रभुजीत ने दिया है, सतीश ने, अश्मिता ने, ठीक है, वेरी गुड। सो 2 and 3 ओनली ये जो है इसके करेक्ट आंसर हैं, 2 गुलमोहर एंड कैशिया। सो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से जो है फ्लावर हैं। आप फैमिली के अकॉर्डिंग भी फ्लावर के नाम याद रख सकते हो, और अब फैमिली में देख लीजिए कि फैमिली में एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है, तो आप फ्लावर को से फैमिली से पहचानिए और फिर फैमिली को ध्यान में रख लीजिए कि इसमें जो है वो एक्टिनोमॉर्फिक है या फिर जाइगोमॉर्फिक है। ऐसे भी आप इसको जान सकते हैं, क्योंकि इतने सारे फ्लावर हैं, आप कैसे ध्यान रखेंगे। सो फैमिली जो है वो करेक्ट, इसीलिए आपको फैमिली पढ़ाई जाती है। क्लासिफिकेशन में फाइलम क्यों पढ़ाया जाता है, इसीलिए तो पढ़ाया जाता है कि फाइलम से आप पहचान सकते हैं कि उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। उसी तरीके से फैमिली से भी आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर हैं और इस फैमिली में कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो इस प्लांट में ये वाला फीचर तो होगा ही होगा, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर फैमिली को बिलोंग करता है। ऐसे आप समझेंगे तो आपके लिए ऐसे फीचर्स को आइडेंटिफाई करना ज्यादा आसान होगा, राइट। चलिए अब यहां पर देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री और जाइगोमॉर्फिक बाइलेटरल सिमेट्री, ये मैंने पहले भी आपको समझाया है। व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स, any radial plane passing through the center, it is said to be actinomorphic, जैसा कि मस्टर्ड, धतूरा और चिली के केस में आप देखते हैं। जबकि आपका पी और कैशिया जो है उसमें हमें जाइगोमॉर्फिक मिलता है, क्योंकि सिर्फ एक प्लेन ऑफ एक्सिस जो कि सेंटर से पास करती है ना, वो फ्लावर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है। तो पी है, गुलमोहर है, बीन है, कैशिया है, इन सब में आपको जिसमें भी वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखिए मिलेगा, उसमें जैसे पी है उसमें आपको यहां पर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी है दूसरे फैमिलीज के पौधे, जैसे गुलमोहर है, बीन है, कैशिया है, इनमें भी जो है वो आपको वैक्सिल जो है जाइगोमॉर्फिक जो है एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री, नॉट एस्टिवेशन। ओके, डाइएडल्फस इज फाउंड इन, ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। डाइएडल्फस कंडीशन किस में हमें देखने को मिलती है? पी, साइट्रस, चाइना रोज एंड लिली। ये तो क्वेश्चन सबको आंसर देना चाहिए भाई, ये हमने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है। डाइएडल्फस कंडीशन इज फाउंड इन पी, साइट्रस, चाइना रोज एंड लिली। कौन बताएगा? एनीवन? सो अभी हमने डिस्कस किया कि 2 ग्रुप में हमें मिलते हैं। 9 जो है वो स्टेमेन एक साथ होते हैं और 1 जो होता है वो अलग होता है। ओके, अश्मिता, रुपिंदर, सतीश बंसल ने सी बताया है, चाइना रोज नहीं भाई। चाइना रोज में मैंने बताया मोनो एडल्फस होते हैं। इसमें क्या होता है, चाइना रोज में एक पर्टिकुलर यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है और उस पे ही इस तरीके से जो है यहाँ पर ऐसे होते हैं, है ना। ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव और मेल में इस तरीके से एक ही इस पे अटैच्ड होते हैं एंथर्स। सो ये मोनो एडल्फस कंडीशन है। ये तो है इसका फीचर चाइना रोज का, ठीक है। डाइएडल्फस कंडीशन है पी के में 9+1 अरेंजमेंट, तो मैं इसको यहां डिस्कस नहीं कर रहा हूं। पी इज द करेक्ट आंसर। और डाइएडल्फस स्टेमन इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन इन अ फ्लावर where the stamen are arranged in the 2 groups. So here you can have a 2 group. 9 stamens are grouped together, whereas one larger one is like this. So 9 in one group and 1 stamen is present as a single group. So 9+1 arrangement is there, okay, and that is called as diadelphous condition.